हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हॉलीवुड में लेजेंडरी मूवीज की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है और उसी लिस्ट में एक नाम है वैन हेल्सिंग मूवी का, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी। इसे स्टीफन समर्स ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने बॉब ड्यूकेसी के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी किया था। इसकी प्रोडक्शन कंपनी थी समर्स कंपनी और स्टील किंग फिल्म्स, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम यूनिवर्सल पिक्चर्स ने संभाला था। इसमें मुख्य भूमिका में ह्यू जैकमैन, कैट बेकिंगसन, रिचर्ड रॉक्सबर्ग, डेविड बेनहम आदि। इस मूवी की बात की जाए तो यह एक ड्रैकुला की कहानी पर आधारित मूवी है, जो कि ब्रैम स्टोकर्स के ड्रैकुला, मैरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन और जॉर्ज वागनर के द वुल्फमैन नामक बुक पर बेस्ड है। इसको IMDb पर सिर्फ 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट मिले हुए हैं और पर्सनली मेरे लिए यह मूवी हर बार एक नया ही एक्सपीरियंस देती है। यह है तो एक हॉरर मूवी क्योंकि इसमें ड्रैकुला है, पर मुझे यह एक थ्रिलर एक्शन ज्यादा लगती है। वैसा वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत एक तूफानी अंधेरी रात से होती है, जहां गांव वाले मसाल लेकर एक भूतिया महल के मेन गेट को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यह समय था साल 1887 का और जगह थी ट्रांसिल्वेनिया। उधर महल के ऊपरी हिस्से में ड्रैकुला को दिखाया जाता है, जो कि विक्टर को, जो कि उसी के द्वारा हायर किया गया एक साइंटिस्ट था, बताता है कि उसके इस घिनौने आविष्कार की वजह से उसके लिए इस सभ्य समाज के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। आगे ड्रैकुला की बातों से हमें पता चलता है कि उसी ने विक्टर को सारी सुविधाएं देकर विभिन्न लाशों को जोड़ तोड़कर फ्रैंकेनस्टाइन का आविष्कार करवाया था अपने काम के लिए। तो अब गांव वाले मुर्दा चोरी के कारण विक्टर को मारने आ रहे थे। उन्हें ड्रैकुला के बारे में पता ही नहीं था। खैर, विक्टर ड्रैकुला की बुरी नीयत के बारे में जान जाने पर उसका विरोध करने लगता है, तो ड्रैकुला विक्टर पर हमला कर देता है। और विक्टर जब अपने असिस्टेंट को मदद के लिए पुकारता है तो पता चलता है कि उसका असिस्टेंट इगोर अब ड्रैकुला का गुलाम बन चुका है। यहाँ विक्टर ड्रैकुला के हाथों मारा जाता है। खैर, विक्टर के मारे जाने के बाद उसका आविष्कार फ्रैंकेनस्टाइन खुद को आजाद कर लेता है और अपने जन्मदाता विक्टर के हथेरे ड्रैकुला पर हमला कर देता है। उसके बाद विक्टर की लाश को लेकर वहां से भाग निकलता है। यह सब देखकर इगोर पिछले दरवाजे से भाग निकलता है और उसके पीछे ही फ्रैंकेनस्टाइन भी निकलता है विक्टर की लाश लेकर के। वह पास के ही पवन चक्की की तरफ जाता है, पर इगोर की आवाज सुनकर गाँव वालों का ध्यान फ्रैंकेनस्टाइन की ओर जाता है और वे सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि महल के अंदर ड्रैकुला मरने वाला नहीं था। वह बाहर निकलकर अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, जबकि उधर गांव वाले उस पवन चक्की को आग लगा देते हैं जिसके अंदर फ्रैंकेनस्टाइन गया था। तभी वे आसमान में दूर से उड़कर आते हुए कुछ चीजों को देखकर डर के मारे भाग निकलते हैं। इधर आग में जलकर वह पवन चक्की तबाह हो जाता है, साथ ही फ्रैंकेनस्टाइन भी। तभी वहाँ वो उड़ती हुई चीजें उतरती है, जो कि असल में ड्रैकुला और उसकी 3 बीवियां थी। वह फ्रैंकेनस्टाइन के मारे जाने पर काफी रो रही थी। पर क्यों फ्रैंकेनस्टाइन ड्रैकुला और उसकी बीवियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, यह आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है पेरिस में 1 साल बाद के समय में। यहाँ रात के समय में एक लड़की का मर्डर हुआ था, जहाँ एक नकाबपोश आदमी पहुँचता है। वह वहाँ पर एक सिगार को और पीछे टावर में चढ़ते हुए शैतान को देख लेता है। असल में यही मूवी का मेन हीरो है, जो कि एक वैम्पायर हंटर है और वेटिकन की एक गुप्त संस्था के लिए काम करता है। यहाँ वह उस शैतान डॉक्टर जैकाल या फिर डॉक्टर हाइड कहें, एक ही बात है, को पकड़ने के लिए आया हुआ था, क्योंकि शैतान ने पेरिस में काफी उत्पात मचा रखा था। पर वो शैतान वैन हेल्सिंग का सामना नहीं कर पाता है और उसके साथ संघर्ष में मारा जाता है। यहाँ हमें एक चीज देखने को मिलता है कि मरते समय शैतान अपने पोसेस्ड आदमी के शरीर को छोड़ देता है, जिससे कि मरते वक्त वह अपने असली रूप में आ जाता है और इसलिए पुलिस वैन हेल्सिंग को उसका कातिल मान लेती है और इसीलिए पूरी दुनिया में वैन हेल्सिंग के वांटेड के पोस्टर लगे हुए थे। असली दुनिया में वह एक कातिल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद वैन वेटिकन सिटी में जाता है, जहां पादरी वैन के द्वारा शैतान को पकड़ने के बदले मार दिए जाने पर काफी नाराज थे। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि वैन हेल्सिंग पादरियों को वेटिकन की सीढ़ियों पर अधमरा सा पड़ा मिला था। पादरियों ने ही उसका देखभाल एवं इलाज किया था। ठीक होने पर पता चलता है कि वैन की याददाश्त चली गई थी और तभी से वह वेटिकन के लिए वैम्पायर हंटर का काम कर रहा था। फिर वो पादरी वैन को एक नया मिशन देता है, जिसके मुताबिक उसे ट्रांसिल्वेनिया जाकर ड्रैकुला के आतंक को खत्म करना था। यहाँ वलेरियन खानदान के शासकों का राज था और वे पिछले 400 सालों से इसी काम में लगे हुए थे। ड्रैकुला से टक्कर लेते हुए उनका पूरा खानदान खत्म हो चुका था और अब उनका आखिरी सरदार भी पिछले 1 वर्ष से लापता था। इस परिवार में अब केवल 2 ही लोग बचे थे, राजकुमार वेल्कन और राजकुमारी एना। इसलिए पादरी वैन से बोलता है कि उसे वेटिकन की तरफ से उनकी मदद करनी चाहिए। वैन हेल्सिंग इस मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मदद के लिए साथ में कार्ल को भी ले जाता है, जो कि संस्था में शैतानों को मारने के लिए हथियारों का निर्माण करता है। इस संस्था में पूरी दुनिया से आए हुए धर्मगुरु एवं योद्धा गुप्त रूप से पूरी दुनिया में इंसानियत की रक्षा के लिए पूरी शक्तियों से लड़ रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रांसिल्वेनिया के जंगलों में, जहाँ वेल्कन और एना दोनों अपने सिपाहियों के साथ मिलकर एक भेड़िया मानव का शिकार कर रहे थे। वे यहाँ उस भेड़ियों को पिंजरे में फंसा तो लेते हैं, पर वेल्कन के हाथ से चांदी की गोलियों वाली पिस्तौल गिर जाती है।
उन्हें चांदी की गोलियों से ही भेड़िया मानव का शिकार किया जा सकता था। ऐना उस पिस्तौल को ढूंढने जाती है। इतने में ही वह भेड़िया मानव पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाता है और ऐना पर हमला कर देता है। वो भेड़िया मानव ऐना को मारने ही वाला होता है कि बीच में वेलकन आ जाता है और उस पर गोली चला देता है, पर भेड़िए के साथ वह भी खाई के नीचे नदी में जा गिरता है। वेलकन को नीचे गिरते देख ऐना काफी दुखी हो जाती है और उसकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इधर हम देखते हैं कि कार्ल और वैन दोनों ट्रांसिल्वेनिया के लिए अपना सफर शुरू कर चुके थे। लंबे सफर के बाद जब वे वहां पहुंचते हैं तो वहां के गांव वाले उन्हें मारने पर आमादा थे, क्योंकि वे अजनबियों पर भरोसा नहीं करते हैं। यहीं पर ऐना भी आ जाती है और उन दोनों को सरेंडर करने के लिए बोलती है, और वैन इनकार कर देता है। तभी वहां ड्रैकुला की तीनों रानी चुड़ैलें हमला कर देती है। यहाँ वैन काफी बहादुरी से उनका सामना करता है। ऐना भी उन चुड़ैलों को कड़ी टक्कर देती है। फिर बीच में ही सूरज निकलने से वे चुड़ैलें छुप जाती हैं, पर बादल छाते फिर से हमला कर ऐना को उड़ा ले जाती है। पर वैन अपने गैस से चलने वाले तीर से उस चुड़ैल पर हमला कर ऐना को छुड़ा लेता है। और एक घर के अंदर एलिरा और वेरोना ऐना को एक बार फिर से पकड़ लेती है और वो इसे मारने ही वाली होती है कि बाहर वैन एक चुड़ैल मरिस्का को मार डालता है। इसे एलिरा और वेरोना दोनों ऐना को छोड़कर रोती चीखती हुई वहां से भाग निकलती है। सब खत्म होने पर ऐना गांव वालों को बताती है कि ये वही मशहूर वेम्पायर हंटर वैन हेल्सिंग है। फिर वह उन दोनों का स्वागत कर अपने महल में ले जाती है। उधर ड्रैकुला को दिखाया जाता है जो कि मरिस्का के मौत से काफी दुखी था और वैन को मारने का प्लान बना रहा था। यहाँ हम ड्रैकुला के साथ इगोर को भी देखते हैं। फिर ड्रैकुला सबको आदेश देता है यह अड्डा खाली करने के लिए, क्योंकि यह अड्डा धीरे धीरे सबकी नजरों में आ रहा था। उधर महल में ऐना वैन को जश्न में शामिल होने की हिदायत देकर अकेले ही उन शैतानों का सामना करने के लिए निकल रही थी, लेकिन वैन खतरे को भांपते हुए उसे बेहोश कर सुला देता है। होश में आते ही जैसे ही ऐना घर का दौरा करती है उसे आदमखोर भेड़िए के पैरों का निशान मिलते हैं। तभी वह उस भेड़िया मानव की एक झलक देख लेती है। फिर अचानक ही उसे उसका भाई वेलकन मिलता है जो कि जल्दबाजी में ऐना को बताता है कि उसे ड्रैकुला का राज पता है और यह भी बताता है कि ड्रैकुला के पास उसका इलाज भी है। और बोलते बोलते ही वेलकन की आवाज रुकने लगती है और अचानक ही वह भेड़िए में बदल जाता है। तभी वहाँ वैन आ जाता है और भेड़िया अपने वेलकन पर गोली चला देता है, पर वह बचकर भाग निकलता है। फिर वैन भेड़िए की तलाश में बाहर निकलता है और उसे भेड़िया अपना वेलकन मिल भी जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि ऐना बीच में आ जाती है। इससे वेलकन एक बार फिर से बचकर भाग निकलता है। वैन भेड़िया अपने वेलकन को मारना चाहता था क्योंकि वह लोगों के लिए खतरा था, पर क्योंकि वह ऐना का भाई था इसलिए ऐना उसे बचाना चाहती थी। और अब तो ऐना को यह भी पता था कि वेलकन का इलाज है ड्रैकुला के पास, इसलिए वह ड्रैकुला के पास जाएगी, उससे लड़ेगी और अपने भाई के लिए उसका इलाज लेकर आएगी। इस बात पर काफी बहस होने के बाद वैन भी तैयार हो जाता है ऐना के साथ वेलकन को बचाने के लिए। उधर ड्रैकुला के अड्डे पर पता नहीं किस चीज की, पर इगोर और ड्रैकुला के देख रेख में काफी जोरदार तैयारी चल रही है। इधर वैन और ऐना मिलकर ड्रैकुला के अड्डे की तलाश कर रहे थे, जहां ऐना वैन को अपने पिता के गायब होने की कहानी बताती है। वह बताती है कि उसके पिता ड्रैकुला की तलाश में समुद्र किनारे गए हुए थे, साथ ही वह समुद्र को देखने की इच्छा भी जताती है। उधर ड्रैकुला के अड्डे में भेड़िया अपना वेलकन आता है, जहाँ ड्रैकुला उसे उसके पिताजी की सड़ी हुई लाश दिखाता है, जिन्हें कि किसी एक्सपेरिमेंट में मार दिया गया था और अब उस एक्सपेरिमेंट में वह वेलकन का भी इस्तेमाल करने वाला था। यहाँ वैन और ऐना भी आ जाते हैं, जिन्हें ड्रैकुला के काफी सारे अंडे दिखाई पड़ते हैं। और उधर प्रयोग शुरू हो चुका था, जिसमें आसमानी बिजली को मशीनों की मदद से वेलकन के शरीर से पार करके ड्रैकुला के अंडों पर छोड़ा जाता है। इससे ड्रैकुला के अंडे चार्ज हो जाते हैं और उसके अंदर पल रहे बच्चे जी उठते हैं और अपनी दो चुड़ैल माओ एलिरा और वेरोना के साथ मिल करके इंसानों के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। ये देखकर वैन एक एक करके उन बच्चों का शिकार करना शुरू कर देता है, पर उसे ऐसा करते हुए ड्रैकुला देख लेता है और वैन पर हमला कर देता है, जबकि ऐना वेलकन को बचाने के लिए महल के ऊपरी मीनार की ओर चल देती है। उधर गांव में एलिरा और वेरोना के साथ उनके बच्चे तबाही मचाने लगे थे। वे लोगों को मार मार कर उनका खून पी रहे थे और इस काम में उनकी माँ उनकी मदद कर रही थी, जबकि इधर ड्रैकुला पर वैन के चांदी का खंजर और पवित्र क्रॉस कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उधर मीनार के ऊपरी छोर में ऐना वेलकन को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भेड़िए में बदलने लगता है। जबकि महल के निचले हिस्से में ड्रैकुला वैन को बताता है उसका इतिहास। वो बताता है कि उनका इतिहास एक साथ जुड़ा हुआ है। वो अपना परिचय देते हुए बताता है कि उसका जन्म 1432 में हुआ था और 1462 में उसे मार दिया गया था। साथ ही वह वैन को यह भी बताता है कि वो उसकी याददाश्त वापस दिला सकता है। तभी अचानक सारे बच्चे मरने लगते हैं। यह देखकर दोनों चुड़ैलें रोती चीखती महल में वापस आती है, जिनसे ड्रैकुला का ध्यान भटक जाता है और वैन वहाँ से भाग निकलता है। महल के ऊपरी हिस्से में पहुंचकर वैन ऐना से मिलता है, फिर वे दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। और जिस केबल की मदद से वो भाग रहे थे उसी केबल पर भेड़िया अपना वेलकन भी कूद पड़ता है, जिससे कि वह केबल टूट जाता है और वेलकन नीचे नदी में गिर जाता है, जबकि वैन और ऐना दोनों दूर एक जंगल में जाकर गिरते हैं। उधर महल के ऊपरी हिस्से में जब भेड़िया अपना वेलकन पहुंचता है तो उसे ड्रैकुला वैन और ऐना दोनों को ढूंढकर खत्म करने का हुक्म दे देता है।
उधर जंगल के अंदर में वैन और एना एक टूटी हुई झोपड़ी का आसरा लेते हैं। वे वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि उनके नीचे का फर्श टूट जाता है और वे अंदर एक गहरा गड्ढे में गिर जाते हैं। जबकि उधर एना के महल में कार्ल को एक्सीडेंटली एक चलती हुई तस्वीर मिलती है जिसमें मौजूद 2 योद्धा अचानक ही लड़ते हुए भेड़िया और ड्रैकुला में बदल जाते हैं, जो कि एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ एना और वेन पर फ्रैंकेस्टाइन हमला कर देता है। असल में ये कोई गड्ढा नहीं था, बल्कि वही पवन चक्की का तहखाना था जहां फ्रैंकेस्टाइन मारा गया था। लेकिन असल में फ्रैंकेस्टाइन मारा नहीं था, बल्कि यहाँ छिपा बैठा था। यहाँ एना फ्रैंकेस्टाइन को मार देना चाहती थी, लेकिन वेन उसे रोक देता है, क्योंकि उसका अनुसार वह जो भी अप्रकृतिक जीव था पर शैतान के कब्जे में नहीं था। यहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि ड्रैकुला ने इसका निर्माण अपने बच्चों में जान डालने के लिए करवाया था, पर तभी उनको और फ्रैंकेस्टाइन को वेलकम देख लेता है और ड्रैकुला को खबर करने के लिए भाग निकलता है। इस पर एना बोलती है कि अब तो ड्रैकुला को पता चल जाएगा फ्रैंकेस्टाइन के बारे में और वो पूरी ताकत से हम पर हमला करेगा और हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो वैन एना से बोलता है कि फ्रैंकेस्टाइन को ड्रैकुला के हाथों से बचाने के लिए वेटिकन लेके जाना पड़ेगा। अगले दिन में वैन और कार्ल मिल करके एक घोड़ा गाड़ी में फ्रैंकेस्टाइन को लेकर के वेटिकन के लिए निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में एलिरा और वेरोना उनके घोड़ा गाड़ी पर हमला कर देती है और इसी संघर्ष में रास्ते में घोड़ा गाड़ी की बग्गी टूटकर खाई में गिर जाती है और वैन घोड़ों पर सवार होकर भाग निकलता है। उधर वेरोना गिरती हुई बग्गी से फ्रैंकेस्टाइन को बचाने जाती है, पर यह क्या, ये तो एक जाल था, क्योंकि बग्गी में फ्रैंकेस्टाइन था ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ चांदी के खंजर थे जो कि एक बम के साथ बंधे हुए थे। फिर क्या, बग्गी के नीचे गिरते ही धमाका होता है और धमाके से उड़ते खंजरों से वेरोना मारी जाती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरी बग्गी में एना और कार्ल फ्रैंकेस्टाइन को लेकर आ रहे होते हैं, जिनसे जाकर वैन मिल जाता है। तभी उन पर भेड़िया बना वाल्कन हमला कर देता है। इससे बग्गी में आग लग जाती है। कार्ल, फ्रैंकेस्टाइन और एना बग्गी से कूद जाते हैं, जबकि वैन वह कूदते हुए भेड़िए पर गोली चला देता है और वह भेड़िए से बच नहीं पाता है। फिर सुबह होती है। एना को उसका भाई वेलकन मिलता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वैन की गोली उसे लग गई थी। उसके बाद वो वहीं मारा जाता है। तभी वहाँ वैन आ जाता है, जिसे एना कातिल कहकर बुलाती है। तो वैन एना से बोलता है कि अब उसे पता चला कि लोग उसे कातिल क्यों बोलते हैं। तभी अचानक वहाँ एलिरा आती है और एना को अपने साथ लेकर उड़ जाती है। फिर वैन, कार्ल और फ्रैंकेस्टाइन तीनों उस जंगल से बाहर निकल के एक शहर में पहुँचते हैं। यह शहर बुडापेस्ट था। यहाँ एलिरा आ पहुँचती है फ्रैंकेस्टाइन के बदले एना का सौदा करने के लिए। वैन इस सौदे के लिए राजी हो जाता है। एलिरा के जाने के बाद कार्ल और फ्रैंकेस्टाइन दोनों वैन का जख्म को देख लेते हैं। फ्रैंकेस्टाइन बोलता है कि इसे एक आदमखोर ने काटा है, इसलिए वैन भी वैसे ही मौत मरेगा जैसा वह दूसरों को देता आया है। फिर वैन फ्रैंकेस्टाइन को बेहोश कर देता है। उसके बाद वैन और कार्ल फ्रैंकेस्टाइन को एक जगह पर छुपा देते हैं और तैयार होकर एलिरा के बताए हुए जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर तो जश्न चल रहा था। यहाँ ड्रैकुला एना को भी चुड़ैल में बदलने वाला होता है, पर तभी वैन उस पर हमला करके एना को उससे छुड़ा लेता है। वैन को वहाँ आया हुआ देख ड्रैकुला अपने मेहमानों से वैन हेल्सिंग का परिचय करवाता है। यहाँ हम देखते हैं कि पार्टी में मौजूद सारे के सारे लोग वैम्पायर थे और वैम्पायर यानी कि वैन हेल्सिंग के दुश्मन वे वैन और एना पर हमला कर देते हैं। फिर क्या था, वैन, एना और कार्ल तीनों खिड़की तोड़कर भाग निकलते हैं और भागते हुए कार्ल अपना बनाया हुआ एक हथियार वहीं छोड़ जाता है, जिससे कि एक तेज रोशनी निकलती है और सारे वैम्पायर खत्म हो जाते हैं। वे खिड़की तोड़कर नीचे पानी में गिरते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन इगोर के हाथ लग गया था, पर वैन ने फ्रैंकेस्टाइन का सौदा नहीं किया था। वैन, कार्ल और एना तीनों उसका पीछा करते हैं, पर सलाखों के बीच में आ जाने से वे उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं और इगोर फ्रैंकेस्टाइन को अंदर ले जाता है। फिर वे दोनों वहां से वापस आ जाते हैं ड्रैकुला के पुराने अड्डे पर, जहां वैन परेशान था कि ड्रैकुला फ्रैंकेस्टाइन की मदद से अपने बच्चों को अमर बना देगा और ये सब वो सूरज डूबने के बाद करेगा, जिसमें सिर्फ 2 घंटे बाकी है। जबकि इधर वैन के रगों में दौड़ता हुआ भेड़िए का खून असर दिखा रहा था। तभी कार्ल उन्हें महल में लाकर अपना रिसर्च समझाता है कि ड्रैकुला, जो कि असल में वैलेरियस का बेटा था, उसने अपनी मौत के बाद शैतान से समझौता कर एक नई जिंदगी पाई और ड्रैकुला बन गया। और उसे टक्कर लेने के लिए एना के पूर्वजों ने ही भेड़िए का इजाद किया और गलती का एहसास होने पर वे वेटिकन में प्रायश्चित के लिए जाते हैं, जहाँ की यह समझौता होता है कि वे ड्रैकुला को मार देंगे। पर ड्रैकुला उनकी औलाद होने के कारण वे उसे नहीं मार पाते हैं और एक बर्फीले किले में कैद कर देते हैं और भविष्य में ड्रैकुला को मारने के लिए संकेत के रूप में यह मूविंग पिक्चर छोड़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि आदमखोर भेड़िया ही ड्रैकुला को मार सकता है। और इसीलिए ड्रैकुला आदमखोर भेड़ियों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और उन्हें यह एहसास नहीं होने देता है कि वे उसका कत्ल कर सकते हैं और अपने पास उनका इलाज भी रखता है, ताकि अगर गलती से वे उस पर हमला करें या उसे मारने की कोशिश करें तो उनको वो फिर से वापस इंसान में बदल सके। खैर, ये सब जानने के बाद अब उन्हें उस बर्फीले किले में जाने के लिए उस दरवाजे की तलाश थी। तभी एना उस मैप के बारे में बताती है जिसे उसके पिता दिन रात घूरते रहते थे। गौर करने पर वो पाते हैं कि उसका एक कोना फटा हुआ था, जिसका कि एक टुकड़ा वैन के पास था, जो उसे वेटिकन में उस पादरी ने दिया था। उसे जोड़कर पढ़ने पर वह मैप एक आईने में बदल जाता है। फिर वैन उस आईने को छूता है तो उसका आंख आर पार चला जाता है
वेन बताता है कि उस पार बर्फबारी हो रही है क्योंकि उसके हाथों में बर्फ के कुछ रेसे आ गए थे। फिर वे तीनों बारी बारी उस शीशे के उस पार चले जाते हैं। शीशे के उस पार वही बर्फीला किला था जहाँ ड्रैकुला को कैद किया गया था। फिर हम देखते हैं कि किले का द्वार काफी ऊंचा था जिसे कि एना और कार्ल वेन की मदद से पार कर लेते हैं। यहाँ उन्हें इगोर मिलता है जिसे कि वेन पकड़ लेता है। फिर उन्हें फ्रैंकेनस्टाइन भी मिलता है जो कि वेन को बताता है कि ड्रैकुला के पास आदमखोर भेड़िए के कांटे का इलाज है और इससे वेन ठीक हो सकता है। उसकी बातों से कार्ल अपनी थ्योरी देता है कि आदमखोर भेड़िया अगर चाहे तो ड्रैकुला को मार सकता है। उस तस्वीर का यही मतलब था और इसीलिए इसी ही सिचुएशन के लिए ड्रैकुला ने उसका इलाज अपने पास रखा है ताकि हमलावर भेड़िए को ठीक करके अपना बचाव कर सके। इस पर एना पूछती है कि ड्रैकुला तो भेड़िए को अपना गुलाम बनाकर रखता है। इस पर कार्ल जवाब देता है कि शायद आज तक किसी भी भेड़िए को इस राज का पता नहीं था और किसी भी भेड़िए ने ड्रैकुला पर हमला करने का साहस नहीं जुटाया होगा। यह सब सुनने के बाद वेन प्लान बनाता है कि वो खुद जो कि भेड़िया बनने वाला है, भेड़िया बनने के बाद ड्रैकुला को मार देगा और एना और कार्ल दोनों मिलकर वह दवा लाकर वेन को ठीक कर देंगे। प्लान बिल्कुल सीधा था पर खतरनाक था क्योंकि भेड़िया बना वेन काफी जानलेवा होगा, इसीलिए उसे दवा दे पाना भी खतरनाक होगा। और अगर किसी कारण वे उसे दवा देकर ठीक नहीं कर पाए तो कार्ल को वेन के सीने में चांदी का खंजर उतारकर वेन को मार देना होगा। यही प्लान था। प्लान के हिसाब से वेन ड्रैकुला और फ्रैंकेनस्टाइन की तलाश में चल देता है जबकि ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन को अपने एक्सपेरिमेंट के सेटअप में डाल रहा था। इधर कार्ल और एना इगोर की अगुवाई में उस दवा को पा लेते हैं जो कि एक इंजेक्शन के रूप में था, पर इगोर उन्हें यहाँ धोखे में फंसा देता है। यहीं एलिरा भी आ जाती है जिस पर एना वह इंजेक्शन वाला शीशे का गोला गिरा देती है। उसके अंदर एसिड भरा था जिससे कि एलिरा जल जाती है, जबकि उसी एसिड की मदद से एना सलाखों को पिघलाकर कार्ल को भगा देती है, पर एना नहीं भाग पाती है, उसे एलिरा पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि यहाँ एलिरा के घाव तुरंत भर जाते हैं। वेन फ्रैंकेनस्टाइन को आजाद करने की कोशिश कर रहा था जिसे कि ड्रैकुला देख लेता है, उस पर हमला कर देता है। फ्रैंकेनस्टाइन आजाद तो हो जाता है पर उससे पहले ही बिजली का झटका लगने से सर्किट पूरा हो जाता है और ड्रैकुला के बच्चे जी उठते हैं। उधर फ्रैंकेनस्टाइन ऊपर से गिर जाता है और तारों से झूलते हुए नीचे पुल पर पहुंचता है जहां भागते हुए कार्ल को मारने के लिए इगोर उसका पीछा कर रहा था, पर फ्रैंकेनस्टाइन के तार में फंसकर इगोर नीचे गिरकर मारा जाता है, जबकि कार्ल फ्रैंकेनस्टाइन को गिरने से बचाने के लिए मदद करता है। इससे वह झूलते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहां एलिरा एना को मारने वाली थी। उधर वेन भेड़िया बनकर ड्रैकुला पर हमला कर देता है। ड्रैकुला के लिए सच में भेड़िए को हरा पाना असंभव था। उधर फ्रैंकेनस्टाइन एना को बचाकर वहां से भगा देता है। इधर कार्ल का रास्ता टूटा हुआ था, इसलिए वह इंजेक्शन को फेंक कर झूलते हुए आती हुई एना को दे देता है, पर एलिरा फिर से एना पर अटैक कर देती है। पर इससे पहले कि वह एना को मार पाती, कार्ल के द्वारा फेंके गए खंजर से एलिरा को एना ही मार देती है। उधर खुद को हारता हुआ देख ड्रैकुला वेन को समझाता है कि 400 साल पहले वे दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। वह वेन को बताता है कि उनका इस्तेमाल किया गया था पर अब उन्हें मिलकर साथ में रहना चाहिए, और वह वेन को यह भी बताता है कि वो उसकी याददाश्त भी दिला सकता है, पर वेन इसके लिए तैयार नहीं होता है। अंत में ड्रैकुला वेन को यह भी बताता है कि 400 साल पहले ड्रैकुला को उसी ने मारा था, पर वेन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और एक बार फिर से अटैक करके ड्रैकुला को मार डालता है। ड्रैकुला के मरते ही उसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। तभी वहाँ एना पहुँचती है। वह इंजेक्शन लगाने के लिए भेड़िया बने वेन पर झपटती है, पर वेन उसे भी मार डालता है। फिर वहाँ कार्ल भी आ पहुँचता है जो कि एना को मरा हुआ पाकर वेन पर चांदी के खंजर से हमला कर देता है, पर वेन उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से दहाड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एना अपना काम कर चुकी थी, यानी कि वेन को इंजेक्शन लग चुका था और वो अब ठीक भी हो रहा था, पर एना मर चुकी थी। ये देखकर वेन खूब रोता है। काफी इमोशनल सीन था। फिर सीन शिफ्ट होता है समुद्र किनारे जहाँ वेन एना की चिता को आग दे रहा था और कार्ल बाइबल का पाठ कर रहा था, ट्रांसिल्वेनिया से काफी दूर समुद्र के किनारे। शायद इसलिए क्योंकि एक बार एना ने वेन से समुद्र देखने की इच्छा जताई थी और वेन एना के मरने के बाद उसके इस इच्छा को पूरा कर रहा था। खैर हम देखते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन भी चल पड़ा था अपने गुमनाम मगर आजाद जिंदगी जीने के लिए। उधर जलती चिता के पास वेन को एक हवा का झोंका आकर ऊपर इशारा करता है जहां वह एना को अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी से मिलते हुए परछाई के रूप में देख पाता है। वो वहां काफी खुश के आंखों से उतरकर उसके गालों की ओर ढलकते हुए आंसुओं को भी वेन देख पा रहा था। ये खुशी के आंसू थे, मानो वह वेन को धन्यवाद कर रही थी। फिर सब कुछ गायब हो जाता है और वेन के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान दौड़ जाती है, मानो एना को उसके परिवार के साथ देख करके उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। फिर वो कार्ल के साथ अपने अगले सफर पर निकल पड़ता है, शायद अगले मिशन पर। खैर मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। पर आप जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर पसंद आया हो तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं भी जाता हूँ अपने अगले मिशन, मेरा मतलब है कि मूवी की तलाश में। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।